तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स जो ये यूनिट है, ये 12th क्लास की एक यूनिट है। इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड थर्ड चैप्टर इज इवोल्यूशन। तो इन तीनों चैप्टर को हम इस जेनेटिक्स की यूनिट में स्टडी करेंगे। तो आज से जितनी भी वीडियो आएंगी आने वाली, तो वो सभी जेनेटिक्स के बारे में होंगी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जेनेटिक्स के कुछ बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, उसमें मेंडल्स के लॉ आएंगे और कुछ मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। हम इन्हीं सब चीजों के बेसिक्स बेसिक्स को आज हम डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट। सो जेनेटिक्स, तो हम एकदम बेसिक से लेकर के चलते हैं कि क्या होता है जीन, क्या होता है जेनेटिक्स, कैसा होता है। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। जेनेटिक्स जेनेटिक्स का मतलब होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, जीन और टिक्स। बेसिकली जीन वर्ड ये आया कहां से। जीन की जब हम बात करते हैं तो आप सभी ने सेल देखी होगी। ये सेल है, हम सभी सेल के मिलकर के बने हैं। तो हमारी जो दो तरीके की सेल होती है, एक होती है सोमैटिक सेल, और एक होती है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो होती है ये हैप्लॉइड होती है, और सोमैटिक सेल्स जो होती है ये होती है डिप्लॉइड। सभी को पता है इतनी बात। तो सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 46 होता है और इनके अंदर 23 होता है। इतनी बात सभी को पता है। जब हम सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पेयर्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं। क्रोमोसोम्स पेयर में हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ये वन क्रोमोसोम, उसके साथ ये दोनों मिला करके वन क्रोमोसोम। उसी तरीके से ये पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर। 23 पेयर इसी तरीके से, एंड सो ऑन। अब ये जो जर्म सेल्स होती है, इनके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स। सो इस तरीके से 1, 2 एंड सो ऑन, अप टू 23 एंड अप टू 46। तो इस तरीके से काम करते हैं। वन पेयर, सेकंड पेयर, एंड 46 क्रोमोसोम, इस तरीके से, या फिर हम कहें 23 पेयर्स होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से 46 होंगे। अब जब हम सोमैटिक सेल्स यानी कि डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं बेटा, जिसके पास आपका 46 यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पास, इनका जो अंदर, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इन दोनों ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, कॉमन सी बात है। भले हम एन नंबर यानी कि हम हैप्लॉइड सेल की बात करें, दोनों के पास ही न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम इन दोनों के अंदर दोनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके अंदर पेयर में होते हैं, पहली बात, पेयर में। इनके अंदर पेयर में नहीं होते, इनके अंदर सिंगल 23, नो पेयर। अब पेयर की बात करें तो इनके अंदर जो पेयर होते हैं उनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनके अंदर सिंपल क्रोमोसोम। इनको हम सिंपल ही क्रोमोसोम कहते हैं, केवल सिंपल। अब जो क्रोमोसोम की जो हमने बात करी, इनके अंदर जो पेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेयर है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी समझते रहिएगा, ध्यान यही रखना है, कहीं भी नहीं जाना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं फटाफट, एक ब्लैंक स्लाइड। ये हमने बात करी होमोलोगस क्रोमोसोम की, एक तरफ से हमारे पेयर्स में और एक तरफ से हमारे सिंगल क्रोमोसोम। जब हम बेटा इनकी बात करते हैं तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम में ये क्रोमोसोम मिलकर के किसके बने होते हैं, डीएनए के। और ये भी मिलकर के किसके बने होते हैं, डीएनए के। इन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर सेम लोकेशन पे सेम ही जीन प्रेजेंट होंगे। मतलब जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है वही सेम जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम आते कहां से है, ये बात याद रखनी है आपको। होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक क्रोमोसोम जो होता है वो मेल का होता है, मतलब वो मदर का होता है, और एक क्रोमोसोम जो होता है वो फादर से आता है। मतलब हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, उनके अंदर जो 23 पेयर्स हैं, उनके अंदर आप कोई सा भी पेयर उठा लीजिए, भले फर्स्ट उठा लीजिए, भले सेकंड, भले थर्ड उठा लीजिए, उन सभी के अंदर जो आपका एक क्रोमोसोम है वो आया आपके मदर से, एक जो आया वो आया आपके फादर से। मतलब इसी तरीके से एक इंडिविजुअल बनता है। अब आप देखो, जो सोमैटिक सेल एक मदर से एक फादर से है, अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई ए जीन प्रेजेंट है, वही सेम ए जीन प्रेजेंट होगा यहां पे। सेम जीन प्रेजेंट रहेगा सेम लोकेशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। ये बात याद रखनी है, लिख भी देते हैं इस बात को। सेम जीन इज प्रेजेंट एट अ सेम लोकस। जेनेटिक्स में लोकेशन को लोकस कहा जाता है, जो जीन की पर्टिकुलर लोकेशन को दर्शाता है, लोकस। अब जब हम बात करते हैं सिंपल क्रोमोसोम की, सिंपल क्रोमोसोम में जो जीन होगा वो सिंगल ही प्रेजेंट होगा, और ये डिपेंड करेगा या तो ये मदर से आया होगा
या फिर ये फादर से आया होगा, और इन दोनों में से किसी ना किसी एक का जीन होगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल है, वो डिप्लॉइड सेल नहीं है, वो सोमैटिक सेल नहीं है। ये कैसी सेल है? ये एक, बताइए, जर्म सेल्स है। सो तो इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट होगा, उसके पास तो डीएनए, ये भी डीएनए से मिलकर के बना होगा। और डीएनए के पास, अब आप लोगों ने देखा कि जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हेरिडिटी के बारे में, तो उन्होंने बताया होगा कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। या फिर हम बात करें डीएनए जो होता है, वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है, या फिर माँ बाप से बच्चों में भेजता है, या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भेजता है। आपने यही पढ़ा होगा। अब जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मिलकर के किसके बने थे? डीएनए के बने थे। और डीएनए के अंदर क्या थे? आपके जीन्स थे। अब ये जो डीएनए है, यही कंटेन करते हैं आपके जीन्स को। ये जो डीएनए होता है, यही कंटेन करता है जीन्स को। ठीक है, इसके अंदर भी जीन्स है, और यहाँ भी सोमैटिक सेल्स और हैप्लॉइड सेल दोनों के अंदर जीन्स है। अब ये जो जीन्स होते हैं, ये क्या होता है? ये आपके स्मॉल यूनिट होते हैं। जैसे ये मैंने एक डीएनए का डायग्राम बनाया, ये मैंने एक डीएनए का डायग्राम यहाँ भी बना दिया, ये छोटा सा डीएनए बनाया यहाँ पे। तो इस डीएनए के अंदर स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, छोटे 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 सेगमेंट्स। इन्हीं सेगमेंट्स, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये एक प्रोटीन को कोड करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, या फिर हम कहें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को, या हम कहें यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। यही जीन्स, जीन्स जो होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और इन्हीं जीन्स को कहा जाता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी, इनके पास भी जीन्स हैं, याद रखिएगा, और इनके पास भी जीन्स, इन दोनों के पास अपने अपने जीन्स हैं। जब हम जीन्स की बात करते हैं जेनेटिक्स में, जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, उसे हम अलील कहते हैं। जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं बेटा, फिर से समझो, जेनेटिक्स जब बात करें तो उसकी एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, जिसे हमने अलील कहा है। अलील, ये अलील क्या होती है? देखो, अलील होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, तो हमने इसे एक नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल हाइट का क्रोमोसोम है। हाइट का मतलब या तो हाइट उसकी लॉन्ग होगी, या फिर उसकी शॉर्ट होगी, या फिर दोनों की ही लॉन्ग होगी, या फिर दोनों की शॉर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल जो ये क्रोमोसोम है जो मदर से आया है, उनकी हाइट कैसी है? मदर की हाइट काफी ज्यादा है, तो कैपिटल ए है। ठीक है, ये हमने एज रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है। हम ए की जगह बी भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, कैपिटल टी ले सकते हैं, स्मॉल टी ले सकते हैं, जेड टी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो हमें इजी लगता है। तो हम इसीलिए जो जो नेचर में बड़ा होता है, या फिर हम बात करें तो उसे हम कैपिटल में लेते हैं, या फिर जो छोटा होता है उसे हम स्मॉल लेटर्स में लेते हैं। जैसे मदर की हाइट बड़ी है, तो हमने कैपिटल ए में लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फादर की हाइट भी बड़ी है, तो उन दोनों की जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो टॉल ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अलील को देखते हैं। सो अलील की जब हम बात करते हैं, तो जिस जीन के पास अलील होंगे, उसके पास जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलील है। ये सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो एक सोमैटिक सेल में जो जीन होंगे, उनके पास दो अलील होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल। जब हम बात करते हैं हैप्लॉइड सेल की, हैप्लॉइड सेल, या फिर हम जर्म सेल्स की बात करें, जर्म सेल्स की, तो उनके पास एक पर्टिकुलर जीन के लिए सिर्फ एक ही अलील होगा, सिर्फ एक ही अलील होगा। फॉर एग्जाम्पल ए, या फिर हम बात करें स्मॉल ए भी हो सकता है, या फिर यहां पर भी आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं, होंगे दो ही अलील। डिप्लॉयड के केस में, ओनली केस ऑफ डिप्लॉयड, डिप्लॉयड के केस, डिप्लॉयड के केस में एक पर्टिकुलर जीन के दो अलील होंगे। हैप्लॉयड के केस में आपका सिर्फ एक ही अलील होगा। ये बात आपको याद रखनी है, आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है, बिल्कुल ही भूलना नहीं है। आपको इस पूरे कंसेप्ट के जरिए समझ में आया हुआ कि जीन क्या होता है, अलील क्या होते हैं, और हैप्लॉइड सेल में दो अलील होते हैं। जब हम बात करते हैं सिंगल सेल की, या फिर हम बात करें जर्म सेल की, जर्म सेल्स कौन से होते हैं हमारे? ओवम एंड स्पर्म सेल। ये जो दो होते हैं, इनके अंदर आपके सिंगल एलील प्रेजेंट होंगे। तो क्लियर हुआ आपको अलील क्या होते हैं और जीन क्या होते हैं? सो जीन का मतलब समझ आया। और टीआईसीएस, जो ये टीआईसी है जेनेटिक्स का टीआईसीएस, इसका मतलब होता है बेटा रिलेटेड टू। मतलब हम इस जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं जीन से रिलेटेड। जीन का एनालिसिस के बारे में हम पढ़ते हैं, जीन को प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे कम करा जाता है, इन सभी चीजों की स्टडी रिलेटेड टू अ जीन, ये सभी आती है जेनेटिक्स के अंदर। तो अभी आने वाले जो चैप्टर होने वाले हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आपका इवोल्यूशन, इन तीनों के अंदर हम जीन्स के अराउंड ही ये पूरी की पूरी स्टडी घूमेगी। आपको जीन्स, डीएनए, जीन्स का एक्सप्रेशन, जीन का ये, जीन का वो, इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है कि
जीन के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है कि सोमैटिक सेल में कितने एलील होंगे, या फिर हैप्लॉइड सेल की बात करेंगे तो उसमें कितने एलील होंगे। अब एक कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन आता है, आप उसे यहाँ पे नोट डाउन करके याद रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन है। हैप्लॉइड सेल में हमें पता था जिसके पास एन है तो उसके पास एक एलील है, वन एलील। डिप्लॉइड सेल के पास हमें पता था कि दो एलील है। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिनके अंदर तीन एलील भी होते हैं, थ्री एलील्स। कुछ ऐसे जीन होते हैं, ये यहाँ पे सेल नहीं होते, ऐसे जीन होते हैं। अब ऐसे जीन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जीन, ब्लड ग्रुपिंग जीन हैव अ थ्री एलील। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हैप्लॉइड सेल में एक एलील, डिप्लॉइड सेल में दो एलील और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में तीन एलील होते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। चलिए आगे का टॉपिक है, इस आगे पढ़ेंगे। बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि जीन क्या है, एलील क्या है। ये पूरे चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों को घूमेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में बार बार आएंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी को हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। अरे ट्रेट क्या होता है ये तो चलो भूल ही गए, चलो पढ़ते हैं क्या होता है ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मेरा एग्जाम्पल लो, मेरा नाम है रोहित और मैं काफी ज्यादा टॉल हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है 6 फुट 8 इंच। तो मेरे जो पेरेंट्स रहे होंगे उनमें से किसी एक की हाइट होगी, या फिर मदर या फिर फादर, इन दोनों का जो सा भी जीन एक्सप्रेस हुआ होगा वो अलील मेरे को मिले और मेरी हाइट भी क्या हुई, टॉल हुई, 6 फुट 8 इंच। तो मेरी जो हाइट है, ये हाइट मेरा क्या है, कैरेक्टर है। जब हम हाइट की बात करें, रेदर देन इट्स टॉल और अ डॉर्फ, या तो वो लंबा हो या फिर वो मैं छोटा हूं या गट्टा हूं, जो भी है, यहां पर जो बात करी जा रही है हाइट की बात करी जा रही है। वो दूसरी बात है कि वो लंबा है या छोटा है रोहित। तो मैं लंबा हूं या छोटा हूं ये दूसरी बात है। हाइट क्या है, कैरेक्टर है। जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो ये हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जब हम उसमें टॉल को जोड़ देते हैं, या फिर हाई टॉल है या फिर डॉर्फ है, तो हम बात कर रहे हैं ट्रेट की। उसी तरीके से और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कलर को ले सकते हैं। कलर किसी का रेड है या फिर व्हाइट है, या फिर सोल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये तो हम समझने के लिए ले रहे हैं। हाइट की बात कर ली, कलर की बात कर ली, स्किन कलर की बात कर ली, डार्क है या फिर लाइट है, इस तरीके से। तो क्लियर हुआ जीन के बारे में, ट्रेट के बारे में। अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन फाउंड इन द सेम लोकस ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हुआ। लोकस, द स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, मतलब जेनेटिक्स में लोकेशन को लोकस से, मतलब जीन जहां लोकेटेड होता है उस लोकेशन को लोकस कहा जाता है। जीनोटाइप क्या होता है? अगर हम एक पर्टिकुलर जीन की बात करें, डिप्लॉइड सेल का जीन है भाई ये, ठीक है, तो इसके पास कितने एलील होंगे? दो एलील होंगे। कौन कौन से? ए हो सकता है, या फिर ए हो सकता है, या फिर ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो ही एलील होंगे बस। हमने एक सिंगल जीन की बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक मेकअप और कॉम्बिनेशन ऑफ अलील इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। मतलब उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उसके अलील का कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें अलील का कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, और ए दिख रहा है। तो ये इसके क्या है? ये इसके जीनोटाइप है। इसी को कहा गया जीनोटाइप, और इसी को कहा गया एलिलिक कॉम्बिनेशन। इसी को हम कहते हैं एलिलिक कॉम्बिनेशन, या फिर हम बात करें जीनोटाइप। तो क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जीनोटाइप के बाद वो उस जीनो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कैपिटल ए आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉल होगा काफी ज्यादा। तो टॉल होना क्या है? उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो कर रहा है। द फिजिकल एंड द ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन एंड अलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन, ओ सॉरी, फिनोटाइप इतना ही है। द फिजिकल एंड ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन, मतलब फिजिकली अपीयर कैसा हो रहा है, टॉल एक्सप्रेस हो रहा है या फिर डॉर्फ एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसे हम उसका फिनोटाइप कहेंगे। डोमिनेंट अलील कौन सी होती है? रिसेसिव अलील। देखो मैंने आपको बताया जो नेचर में एक्सप्रेस होगा, जो अलील नेचर में एक्सप्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने कैपिटल ए यहां पर ले रखा है और एक स्मॉल ए ले रखा है। इन दोनों में से जो नेचर में एक्सप्रेसिबल होगा वही उसका फिनोटाइप होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्सप्रेसिबल है तो ये इसमें डोमिनेंट है इसमें, और अगर ये यहाँ पे ए डोमिनेंट है नेचर में तो ये एक्सप्रेसिबल होगा, तो इसकी हाइट भी टॉल होगी और इसकी हाइट भी टॉल होगी। फॉर एग्जाम्पल नेचर में अगर ये एक्सप्रेसिबल है, स्मॉल ए, ठीक है, तो स्मॉल ए या फिर ये, तो इसकी हाइट जो होगी डॉर्फ हो जाएगी, डॉर्फ। और इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी? डॉर्फ। अगर नेचर में ये एक्सप्रेसिबल है, तो फिर उसके बाद जो ये कैपिटल होगा ना, हमने कैपिटल सिर्फ लिखने के लिए बना रखा है, ठीक है, इसका कोई हमने ये नहीं लिया है, यहाँ पर सिर्फ एक दर्शाने के रूप में है और कुछ नहीं है, स्मॉल है, तो ये डॉर्फ हो जाएगा अगर ये एक्सप्रेसिबल होगा। तो इसे हम रिसेसिव नहीं कहेंगे, इसे हम डोमिनेंट कहेंगे, स्मॉल ए को। रिसेसिव अलील जो एक्सप्रेस नहीं होगा इन दोनों में से, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक अलील है।
एलिलिक पेयर है, इसे हमने जीनोटाइप कहा। इसमें से जो भी एक्सप्रेसिबल होगा, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेसिबल है तो इसे डोमिनेंट कह दिया, अगर ये एक्सप्रेसिबल है तो इसे डोमिनेंट कह दिया। अगर दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेसिबल होगा, दोनों नहीं होंगे। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है जीन की जिसको रिप्रेजेंट करा है, ये एक हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस देखो जैसे यहाँ पे ले रखा है ना, हेट्रोजाइगस में ये कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस कुछ इस तरीके की कंडीशन, कैपिटल ए, तो ये हो गया आपकी होमोजाइगस, जैसे स्मॉल ए, ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन। तो आपको समझ में आया कि आपके जीन क्या थे, अलील क्या थे, लोकस क्या थे, जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं, डोमिनेंट अलील क्या होती है, रिसेसिव अलील क्या होती है। डोमिनेंट अलील जो नेचर में एक्सप्रेस हो, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होती है, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होती है। लेकिन रिसेसिव अलील जो होती है वो कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होती है। सो तो क्लियर हुआ आप सभी को। एक बार आपको फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। ये जो अलील्स होती हैं बेटा, अलील, एलिलिक पेयर, इसके लेने का मतलब क्या है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए क्यों लिया है यहाँ पे। हमने सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सप्रेस होता है उसे हम कैपिटल से दर्शा देते हैं, जो रिसेसिव होता है हम उसे स्मॉल लेटर से दर्शा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, ये दोनों में से ए जो है एक्सप्रेसिबल है, तो इसका मतलब या तो ये टॉल होगा, ठीक है, ये डोमिनेंट एलील होगा, और ये कैसा होगा, ये नॉन एक्सप्रेसिबल या फिर ये रिसेसिव, रिसेसिव है, या फिर डॉर्फ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बात करी थी, जो रिसेसिव अलील होते हैं वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होते हैं, होमोजाइगस। लेकिन ये जो डोमिनेंट अलील है कैपिटल ए, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेसिबल होगा। तो इसीलिए जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है ये आपके टॉल होंगे, और कैपिटल ए जो है इसमें ये एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेसिबल, और ये हमारा एक डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील। सो क्लियर। चलिए चलते हैं। अब कुछ हम हाइब्रिड्स की बात करने वाले हैं। हाइब्रिड्स क्या होते हैं, प्योर लाइन क्या होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ये प्योर लाइन को ना हम अभी डेफिनेशन देख लेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे जब हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। हाइब्रिड जान लेते क्या होता है। देखो जब दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल आपस में क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेरेंट्स होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और वो जब आपस में क्रॉस करते हैं, फाइनली मेट करते हैं, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है, जो इंडिविजुअल क्रिएट होता है, फाइनली वो एक हाइब्रिड कहलाता है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग अलग है और वो आपस में जब क्रॉस करते हैं तो फाइनली वो एक हाइब्रिड क्रिएट करते हैं। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूस ऑफरिंग विद आइडेंटिकल ट्रेट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। प्योर लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे एक तरीके से आप समझो कि जो जनरेशन टू जनरेशन सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करवाते हैं, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे कहा जाता है प्योर लाइन। अभी हम जब मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तो तब हम उसमें जब क्रॉस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट को लेते हैं, जैसे हमने हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया, एक कैरेक्टरिस्टिक लिया हमने हाइट, और इसके दो पेयर लिए थे, एक था टॉल, एक था इसका स्मॉल टी डॉर्फ, डॉर्फ, ये इसके दो ट्रेट हैं, ये टॉल, ये डॉर्फ, ये दो ट्रेट हो गए, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हाइट, और टॉल को हमने टी से रिप्रेजेंट करा और डॉर्फ को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा। तो अब वन पेयर हो गया ना ये, वन पेयर, वन पेयर ऑफ ट्रेट लेते हैं, ठीक। डायहाइब्रिड क्रॉस में जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग द टू पेयर्स, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, बेसिकली हाइट के साथ साथ हमने ले लिया कलर, उसको एक को हमने नाम दिया रेड, एक को नाम दिया हमने येलो, इसको हमने कैपिटल आर से डिपेंड करा, इसको हमने स्मॉल आर से। तो ये इसके दो कैसे हो गए ट्रेट। तो इसमें हमने क्या लिया, एक वन पेयर ये वाला लिया हाइट वाला, और ये दूसरा पेयर, ये दो पेयर हो गए। तो इसीलिए इसमें कहा गया डायहाइब्रिड क्रॉस में अ जेनेटिक क्रॉस हैविंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। कैरेक्टर हमने दो लिए और टू पेयर्स ऑफ ट्रेट लिए। तो क्लियर हुए आपको ये सारे टर्म्स, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, प्योर लाइन और हाइब्रिड। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। जब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करते हैं तो वो एक ऑस्ट्रेलियन मंक थे। मंक जो होते हैं ना, जो साधु जो घूमते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो बौद्ध धर्म के होते हैं, बेसिकली जो तिब्बतन लोग होते हैं वो बेसिकली मंक कहलाते हैं, ठीक है।
ही डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। उन्होंने ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी की खोज करी थी। उन्होंने अपने उनका मैं अगर आपको स्टोरी बताऊँ ना, इसके पीछे ये स्टोरी थी कि उन्होंने अपने गार्डन में ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे पी प्लांट को लेकर के, पीजियम सटाइवम जिसका साइंटिफिक नेम है। मेंडल एक्सप्लेन हाउ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। उन्होंने देखा कि एक जब हम एक स्मॉल हाइट के पी प्लांट की जब हम मेट कराते हैं, क्रॉस कराते हैं फाइनली एक स्मॉल हाइट के प्लांट से, पी प्लांट से, तो बेसिकली उन दोनों की जनरेशन होती है, उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट रहते हैं वो सारे के सारे टॉल होते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो ट्रेट्स होती हैं आर इनहेरिटेड from parents to offspring through factors called gene, and his work laid the foundation of modern genetics। और उन्होंने एक नींव रखी, नींव तैयार की आज के मॉडर्न जेनेटिक्स की। तो इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। अब उन्होंने जो पी प्लांट लिया था, पी प्लांट, ठीक है, उसका नाम क्या था? पीजियम सटाइवम, पीजियम सटाइवम। ठीक है। अब उस पीडियम सटाइवम को उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को फॉलो करा था। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर की बात करते हैं। 7 कैरेक्टर कौन-कौन से थे? चलिए, 7 कैरेक्टर्स में से ये 7 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला था सीड शेप, दूसरा था सीड कलर, तीसरा था फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड प्लांट हाइट। ये 7 कैरेक्टर लिए थे। सबसे पहले सीड शेप, राउंड एंड wrinkled, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर violet and white, pod shape inflated and constricted, pod color green and yellow, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, और प्लांट की हाइट या फिर हम कहें स्टेम हाइट भी कहते हैं इसे, स्टेम हाइट, कहीं कहीं किताबों में स्टेम हाइट लिखा होगा आपको, तो से टॉल या फिर डॉल। ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे। अब देखो, अब डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है, रिसेसिव ट्रेट कौन सी है, इसमें आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मैंने कंप्लीटली एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख रखा है। तो इसमें लिखा हुआ है जो सीड शेप है या तो वो राउंड होगी या फिर वो रिंकल्ड होगी। इसमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन सी रहेगी? राउंड वाली। और सीड कलर येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। फ्लावर कलर या तो वॉयलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। और इसमें से जैसे राउंड, येलो, वॉयलेट, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, एक्सियल और टॉल, ये सभी के सभी डोमिनेंट ट्रेट है। मतलब ये नेचर में एक्सप्रेस होंगे। ये जहां प्रेजेंट होंगे, भले ये होमोजाइगस कंडीशन हो, भले ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस, ठीक है, भले ये सिंगल हो, भले हैप्लॉइड में हो, तो ये नेचर में एक्सप्रेस होंगे ही होंगे। ये नेचर में एक्सप्रेस होंगे, नेचर में एक्सप्रेस। लेकिन ये जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होंगे। जैसे रिंकल्ड हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, कंस्ट्रिक्टेड हो गया, येलो हो गया, टर्मिनल हो गया, एंड डॉर्फ हो गया। मतलब फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे है? एक्सिल मतलब अलोंग द स्टेम है, या फिर टर्मिनल मतलब या फिर टिप की तरफ है। टिप का जानते हो ना, टर्मिनल एंड जो होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, तो प्लांट की जैसे ये टिप है, एक ये टिप है, इस तरह ये हम टिप कहते हैं।